बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीसीओ होटल इसी किस्म के धंधों के लिए मशहूर थे और ऐसे माहौल में जब मैंने एक गुंडे को कहा तो वो यकीनन मुझे ऐसी जगह ले जाएगा जो मंशियात और हथियारों के लिए मशहूर थे। वो गुंडा मुझे टैक्सी में 2 मील दूर आफ्टर 7 क्लब के पिछवाड़े गलियों में से गुजारते हुए एक मकान के सामने पहुंचकर रुक गया, जिसका दरवाज़ा बंद था। घंटी बजाने पर दरवाजे की चौकोर खिड़की में से किसी ने सर निकाल कर पूछा तो मेरे साथ आने वाले गुंडे ने उसे अपनी जुबान में कुछ कहा। अंदर वाले ने दरवाज़ा खोला। जब हम दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो हमें रोक लिया गया। 2 थाई गार्डों ने मेरी जामा तलाशी ली। जब मुतमईन हो गए तो मेरे साथ आए हुए गुंडे को उन्होंने वापस भेज दिया और मुझे साथ लेकर आगे चले। एक कमरे में दाखिल होने पर उन्होंने मेरी आंखों पर स्याह पट्टी बांध दी और मुझे दोनों बाजुओं से पकड़कर आगे बढ़े। गालबन मजीद 2 कमरों में से गुजरने के बाद मुझे महसूस हुआ कि हम खुली फिजा में आ गए हैं। वहां से एक कार में मुझे बिठाकर वो दोनों मेरे दाएं बाएं बैठ गए। गाड़ी अंदाजन 30 मिनट चलने के बाद रुकी। गाड़ी से उतरकर दोनों थाई मुझे लिए एक घर में दाखिल हुए और एक कमरे में पहुंचकर मुझे एक कुर्सी पर बिठाकर मेरी आंखों से पट्टी हटाई। यह ड्राइंग रूम था जिसमें मुझे बिठाया गया था और मेरे सामने सोफों पर 3 आदमी बैठे हुए थे। उन तीनों में से एक, जो गालिबन उनका चीफ था, उसने दोनों थाइयों को बाहर जाकर इंतजार करने का कहा। वह दोनों कमरे से बाहर निकल गए। चीफ ने नहायत नरम लहजे में मुझसे मेरे इस तरह लाए जाने पर मुझसे माजरत की। वो अच्छी खासी अंग्रेजी बोल रहा था। उसने कहा कि सिक्योरिटी की वजह से ऐसा करना मजबूरी थी, जिसके लिए वो नादम है। चीफ ने मुझसे पूछा कि मुझे क्या चाहिए, असलहा, मंशियात या LSD। तो मैंने कहा कि मुझे 2 दर्जन हैंड ग्रेनेड, एक अमेरिकन पिस्टल, कम से कम 32 बोर का, 3 फालतू मैगजीन और 200 गोलियां चाहिए। उसने एक और थाई को मुस्कुरा कर कहा कि योर डिपार्टमेंट। दूसरा थाई मुझे लेकर एक और कमरे में चला गया। उस कमरे में दीवारों पर मुख्तलिफ किस्म के हथियार सजे लटके हुए थे। थाई ने 32 बोर के 2 पिस्टल मुझे उतार कर दिखाए। दोनों पिस्टल अमरीकी साख्ता थे। एक की मैगजीन 7 गोलियों वाली जबकि दूसरे की 11 गोलियों वाली थी। मुख्तलिफ टाइमिंग्स के हैंड ग्रेनेड भी दिखाए और साथ ही कहा कि हम सौदेबाजी नहीं करते, जो दाम बताए जाएंगे अगर मंजूर हों तो ठीक, वरना आप वापस जा सकते हैं। मैंने दाम पूछे तो उसने नहायत मुनासिब कीमत बताई। मैंने 6 सेकंड में फटने वाले दर्जन ग्रेनेड और 11 गोलियों वाला पिस्टल पसंद किया। थाई के कहने के मुताबिक मैंने उस असलहा की आधी कीमत उधर ही अदा कर दी और बाकी आधी रकम सामान की डिलीवरी होने पर होटल में अदा करनी थी। भाई ने मुझे एक अच्छा गाहक समझते हुए कहा कि वो मुझे लाइट मशीन गन और स्मॉल मशीन गन, बजरका RR और अमरीकी सहायता तमाम ऑटोमेटिक हथियार, हत्ता के स्टिंगर मिसाइल और उन हथियारों का एमुनेशन भी मुहैया कर सकता है। उसके अलावा जितनी भी मिकदार मैं चाहूँ वो मुझे हशीश, LSD और गोल्डन ट्राइएंगल की बनी हुई हेरोइन भी सप्लाई कर सकता है। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। वापसी पर पहले की तरह मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे एक गाड़ी में बिठाकर पहले घर के करीब मुझे उतार दिया गया। अगले रोज रात 8 बजे होटल में मुझे सामान की डिलीवरी कर दी गई और मैंने बाकी पेमेंट अदा कर दी। तो सामान लाने वालों में से एक ने मुझे एक हाथ से लिखा हुआ टेलीफोन नंबर देते हुए कहा कि आइंदा जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो वो डायरेक्ट मिस्टर थान से रब्ता कर ले तो मतलूबा चीज़ें पहुंचा दी जाएंगी। शायद मैं पहले भी किसी जगह अर्ज कर चुका हूँ कि स्मगलर लिखने लिखाने का तकल्लुफ नहीं करते, उनकी ज़ुबान ही सब कुछ होती है। पहले बम्बई में और अब बैंकॉक में मेरा तजर्बा हुआ। स्मगलरों की जुबान ही उनके वादे वईद होते हैं, जो कह दिया सो कह दिया, उस पर पूरा उतरते हैं। काश हमारे कारोबारी हजरात उन स्मगलरों से ही कुछ सबक सीख लें और अपने वादों की पासदारी करने लग जाएं। अगले रोज मैंने बाजार से ऐसी जैकेट खरीदी जिसमें यह असलहा छुपाया और समाया जा सके। जैकेट खरीदते वक्त यकायक दुकानदार ने मुझे नजरअंदाज किया और दुकान से बाहर आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सड़क पर 7 या 8 गाड़ियों का काफिला गुजर रहा था। बाहर सभी दुकानदार और सड़क पर चलने वाले मर्दोजान इसी तरह हाथ बांधे और सर झुकाए खड़े थे। काफिला गुजरने के बाद जब दुकानदार अंदर आया तो मेरे पूछने पर दुकानदार ने बताया कि यह काफिला बाई खान का है, जो थाईलैंड का बेताज बादशाह है और अपनी नौजवानी में तकसीम हिंद से पहले यहाँ आया था और फिर यहीं का होकर रह गया। दुकानदार ने अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में भाई खान की दास्तान सुनाई तो मैं हैरान रह गया। फैसला किया कि पहली फुर्सत में ही भाई खान से मिलूंगा, क्योंकि ऐसी अजूबा शख्सियत रोज रोज पैदा नहीं होती। मेरी ज़रूरत का असलहा मुझे मिल चुका था। रास्ते में खायल होने वाली झाड़ियों और कांटेदार दरख्तों को रास्ते से हटाने के लिए
खंजर और चाकू भी मैं खरीद चुका था। मलेरिया से बचने के लिए कोनैन की गोलियां, सांपू के जहर से बचने के लिए मेडिसन और फर्स्ट एड बॉक्स भी मैं खरीद चुका था। दौरान सफर के लिए कपड़े भी मैंने खरीद लिए और हेयर कैप भी खरीद ली। इस तरह मेरी सारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। अब बस एक गाइड और 2 सामान उठाने के लिए मजदूरों की ज़रूरत थी। मैंने जिस गाइड और मजदूर से साथ जाने की बात की वो थाईलैंड की सरहद तक जाने की हामी भरते, मगर बर्मा जाने से साफ इनकार कर देते। मुझे तो ऐसे अफराद की ज़रूरत थी जो मेरे साथ सारा थाईलैंड अबूर करके बर्मा तक और बर्मा अबूर करके भारतीय सरहदी कस्बे कालादान तक मेरे हमरा आ जाएं। वहाँ से फिर बर्मा में दाखिल होकर कश्ती में सवार होकर बांग्लादेशी कस्बे काकस बाजार या बर्मा से हुश्की के रास्ते बांग्लादेश में दाखिल होकर रांगा माटी तक मेरे साथ जाएं और फिर उन्हीं रास्तों से वापस लौटते हुए थाईलैंड वापस आएं। इस सिलसिले में मैंने होटल की मालका रानी से बात की। उसने कहा कि यहाँ से कोई भी थाई तुम्हारे साथ इस सफ़र पर नहीं जाएगा, और अगर बिलफर्ज तैयार होकर तुम्हारे साथ चला भी जाता है तो रास्ते में तुम्हें कत्ल करके सामान लौट कर वापस आ जाएगा। रानी की बात सुनकर मैं हर तरफ से नाउम्मीद हो गया कि अचानक मुझे भाई खान का ख्याल आया। चनाचे मैंने भाई खान के मुतल्लिक मालूमात इकट्ठी करनी शुरू कर दी। जब जब तमाम मालूमात इकट्ठी कर ली तो वह बहुत हैरत अंगेज थी, जिन पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल था, मगर उसके मुतल्लिक सुनकर मैं खुद को भाई खान के सामने बिल्कुल छोटा महसूस करने लगा। भाई खान अटक के करीब मानसर कैंप की पहाड़ियों में वाक़या एक गांव का अनपढ़ शख्स था। क्या पाकिस्तान से कबल वह गुर्बत से तंग आकर कराची में एक माल बरदार जहाज में मुलाजम भर्ती हुआ। जब यह जहाज बैंकॉक पोर्ट पर लंगरअंदाज हुआ तो भाई खान जहाज से छलांग लगाकर रात के अंधेरे में तैरता हुआ साहिल पर पहुंचा और वहां से गायब हो गया। जल्द ही उसकी बेखौफी और नडरपन को देखते हुए एक स्मगलरों के गिरोह ने उसे अपने साथ शामिल कर लिया। स्मगलिंग के रमूज़ो औकाफ जानने के बाद उसने अपना एक गिरोह तश्कील दे दिया और 20 साल के अरसे में उसने अपने आबाई गांव के बहुत से गरीब लड़कों को बैंकॉक बुलाकर अपने गिरोह में शामिल कर लिया, जिनकी तादाद तकरीबन 5,000 अफराद थी। ये सब गैर कानूनी तरीके से थाईलैंड मंगवाए गए थे। भाई खान का हेड क्वार्टर सारा बरी था। हर नए आने वाले को वो गुरीला जंग और हर किस्म का असलहा चलाने की तरबियत देता था। गर्ज ये कि स्मगलिंग के साथ साथ उसके 5,000 गुरीला जंगजू भी तैयार हो गए। भाई खान की इस खुफिया सरगर्मियों की इतला मिलने पर थाई हुकूमत ने पहले पुलिस भेजी, जो अपनी दर्जनों लाशें छोड़कर भाग गई, और फिर फौजी दस्ते भेजे गए, लेकिन उन पहाड़ी इलाकों में वो भी कामयाब ना हो सके। हवाई जहाज से फेंके हुए बम भी बेकार गए। बिलाखिर थाई हुकूमत ने मजबूर होकर भाई खान से मुज़ाकरात करने की ठानी। यह वाक़या 50 की दहाई का है। थाईलैंड में बादशाहत कायम थी। शाही महल में बादशाह, वजीर आज़म और फौज के सरबराहान की मौजूदगी में भाई खान से मुज़ाकरात हुए। थाई हुकूमत हर तरह से मायूस हो चुकी थी, लिहाजा भाई खान से उसके मुतालबात पूछे गए। हुकूमत के ख्याल में यह था कि एक मुसलमान जो एक मुहाजिर भी था वह ज़रो जवाहरात की डिमांड करेगा, मगर जब भाई खान ने अपने मुतालबात पेश किए तो वहाँ पर मौजूद हर शख्स अंगुश्ते बंदनदां रह गया। भाई खान का पहला मुतालबा यह था कि पूरे थाईलैंड में हलाल जानवर का कोई भी गैर मुस्लिम झटका नहीं करेगा, बल्कि उसको मुसलमान ज़बह किया करेंगे। दूसरा मुतालबा यह था कि थाईलैंड में मुस्लिम बच्चियों को स्कूल और कॉलेज में स्कर्ट पहनने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। वो पाजामा या पतलून पहनेगी और सर को दुपट्टे से या स्कार्फ से ढांपेगी। तीसरा मुतालबा, कोई भी मुसलमान औरत बदकारी नहीं करेगी, और उसके बाद मुस्लिम औरत बदकारी करती हुई पकड़ी गई, उसे उसके वालिदैन और अजीज़ो अकारब को लंबी कैद सुनाई जाएगी। भाई खान के ये तीनों मुतालबे फौरी तौर पर मान लिए गए। सारे थाईलैंड में अब तक हालत ये है कि किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या किसाब से हलाल चौपाए का गोश्त इस यकीन पर ले सकते हैं कि यह मुस्लिम के हाथ से ज़बाशुदा है। सारे थाईलैंड की मुस्लिम बच्चियां अपने पाजामे, पतलून और स्कार्फ की वजह से अलग पहचान बना चुकी हैं। तमाम बदकुमाश और बदकार औरतें अपनी गैर मुस्लिम पहचान के लिए महात्मा बुद्ध के पुतले को गले में लटकाए रखती है, और अगर कोई मुस्लिम औरत ऐसा करती पकड़ी जाए तो उसको उसके शोहर या सरपरस्त समेत लंबी कैद भुगतनी पड़ती है। अपने उन मुतालबात की मंजूरी के बाद भाई खान ने स्मगलिंग छोड़ दी और हुकूमत ने उसे और उसके साथियों के लिए बैंकॉक के गिरदोनवा से लेकर चियांग राई और चियांग माही तक और दूसरी तरफ मलेशिया की सरहद के साथ सूबा रेहान यानी हरजाई तक भैंसों के फार्म बनाने और हलाल गोश्त की सप्लाई देने के लिए वसी ज़मीनें अलाट की। भाई खान की इतनी इज्जत थी कि वह बादशाह और वजीर आज़म से
बगैर मुलाकात का टाइम लिए मिलता था। उसके बायस सरकारी मजहब बुद्ध मत के पैरोकार उस मुल्क में मुसलमानों की एक अलग पहचान बन गई थी और गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल कर चुके थे। थाईलैंड के सूबा हरजाई में तो 90% तक मुसलमान हैं। उसी अजीम और बुलंद मर्तबा शख्सियत से मिलने के लिए मैं उसके घर की तरफ रवाना हो गया। उसका घर और फार्म हाउस बैंकॉक से तकरीबन 50 मील के फासले पर थे। उस 50 मील के सफ़र के दौरान मुझे भाई खान से मिलने, गुफ्तगू करने और अपनी ज़रूरत बयान करने के मुतल्लिक मुख्तलिफ उन्वानात आते रहे, लेकिन मैं किसी पर भी मुतमईन ना हो सका। भाई खान की शख्सियत का मुझ पर ऐसा रोब पड़ चुका था कि मुलाकात से पहले ही मैं खासा नर्वस हो चुका था। ड्राइवर ने भाई खान के घर के सामने टैक्सी रोकी। मैंने उतरकर घर के मेन गेट की घंटी बजाई तो 2 पठान पहरेदारों ने दरवाज़ा खोला। मैंने पहरेदारों को बताया कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ और भाई खान से मिलना चाहता हूँ। पहरेदारों ने आपस में सरगोशी की और एक पहरेदार मुझे लेकर घर की तरफ चल पड़ा और मुझे बैरूनी ड्राइंग रूम में ले जाकर बिठा दिया। चंद मिनटों बाद कहवा आ गया। पहरेदार ने मुझसे पूछा कि क्या मैं पहले भी बड़े खान से मिल चुका हूँ या ये मेरी पहली मुलाकात है। मैंने कहा कि मैं पहली बार मिलने आया हूँ। तो पहरेदार ने कहा कि क्या सट्टे का मसला है या पैसे वगैरह खत्म हो गए हैं। पहरेदारों के सवालों से मैं थोड़ा सा चिढ़ सा गया और थोड़े सहत लहजे में कहा कि क्या बड़े खान से मिलने के लिए मुझे पहले तुम्हारे सवालों का जवाब देना ज़रूरी है। तो पहरेदार ने कहा कि नहीं, ज़रूरी नहीं, मगर खान साहब ने कहा है कि जो मुलाकाती आए उससे उसकी ज़रूरत पूछ कर मुझे बता दिया करो ताकि मैं मुलाकाती से उसकी ज़रूरत लेकर मिलूं। मैंने कहा कि ऐसा कोई मसला नहीं, मैं सिर्फ खान साहब से मिलने और मिलकर उनकी रहबरी में अपना मसला हल करना चाहता हूँ। पहरेदार अंदर चला गया। गालबन उधर अंदरूनी ड्राइंग रूम था जहाँ पर खान साहब अपने ख़ास मुलाकातियों के साथ बैठा था। पहरेदार वापस आया और मुझे अंदरूनी ड्राइंग रूम में ले गया जहाँ पर बहुत बड़े सोफे थे और कालीन बिछा हुआ था। उस कमरे में 8-9 मिलने वाले बैठे हुए थे। अभी मैं उस ड्राइंग रूम के दरवाजे में खड़ा उस कमरे का जायजा ही ले रहा था कि एक लंबा तिरंगा जसीम शख्स पहर रागले बाजू खोले मेरी तरफ बढ़ता चला आया। शायद उसने मुझे पठान समझकर पश्तो में खुशामदीद कहा था। मैंने उसे कहा कि मैं पाकिस्तानी हूँ और आपके मुतल्लिक सुनकर आपकी अजमत का कायल हो चुका हूँ। आपके पास मेरे आने की एक और वजह, एक पेचीदा मसला है जिसके लिए आपकी रहबरी और अगर मुमकिन हो तो आपका ताउन चाहता हूँ। भाई खान ने मेरी बात सुनकर कहा कि क्या अलहदगी में बात करनी है। मैंने हाँ यानी इस बात में सर हिलाया तो खान साहब ने कहा कि अभी तुम बैठो, मैं मेहमानों से फारिग हो लूँ फिर तुमसे बात करता हूँ। उसके मेहमानों के लिए उसका ये इशारा ही काफ़ी था। 5 मिनट में वो सब एक एक करके उठकर चले गए। उतनी देर में मजीद खुश्क मेवे और कहवा आ गया। मैंने भाई खान से कहा कि सुना है कि थाई गवर्नमेंट ने आपके आगे घुटने टेक दिए थे और आपको हर किस्म की मराआत भी देने के लिए तैयार थी, फिर भी आपने अपने लिए कुछ नहीं लिया था। भाई खान जिससे हाथ मिलाते हुए उसके हाथों की सख्ती से मुझे ऐसे महसूस हुआ था कि किसी लोहे में मुझे जकड़ दिया गया हो। मेरी बात सुनकर मेरी तरफ सुरख आंखों से देखा और कहकहा लगाते हुए कहा कि ये तुमसे किसने कहा कि मैंने अपने लिए मराआत नहीं ली। आज पूरे थाईलैंड में सिर्फ इस्लामी तर्ज पर ज़िबाशुदा गोश्त मिलता है। किसी स्कूलों, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में किसी भी मुसलमान लड़की को स्कर्ट पहनने पर मजबूर नहीं किया जाता। आज इस बुद्ध मत के पैरोकार मुल्क में कोई भी मुसलमान औरत खुले बंदू अपनी इस्मत फरोशी नहीं कर सकती। तुम क्या समझते हो ये मराआत मेरे लिए नहीं है? याद रखो, जब तक तुम्हारी सोच, तुम्हारा मफाद और तुम्हारा मजहब अलग अलग रहेंगे तुम ऐसी ही नीची सतही बातें सोचते रहोगे। आप यकीन जानिए, मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे मुझ पर घड़ू पानी पड़ गया हो। वाकई ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी जो मैंने उस अजमत के मीनार को इतनी पस्ती से देखने की कोशिश की। चंद लम्हे मैं अपनी खफत मिटाता रहा। फिर मैंने आहिस्तगी से पूछा कि मुल्क की बाकायदा फौज का मुकाबला करने और कामयाबी हासिल करने का सबब क्या था। खान साहब पर पहले वाली कैफियत अभी तारी थी और वह उसी लहजे में बोला, रब्बुल इज़्ज़त पर यकीन, पुख्ता यकीन और अपने सच्चे मकसद पर यकीन। यह कहकर उसने अपने दोनों हाथ मेरे सामने कर दिए और कहा, ये हाथ भी बड़ी अजीब शय हैं, इन्हें किसी के सामने फैला दो तो ये भिखारी के हाथ बन जाते हैं। इन्हीं हाथों को आसमान की तरफ उठाओ तो ये रब्बे जुल जलाल के सामने अपनी बेबसी बयान करने और उसे मदद मांगने वाले हाथ बन जाते हैं। और इन्हीं हाथों को अगर बंद कर लो तो ये घोंसा बन जाते हैं। मैंने अपने हाथों से हमेशा दूसरी और तीसरी तरफ का काम लिया है और यही वजह है कि अल्लाह पाक ने मेरे मुश्किल कामों को भी मेरे लिए सहल कर दिया है। उस पुरअज़म शख्सियत से मज़ीद उनके बारे में जानने की
اب مجھ میں سکت نہ رہی تھی۔ اسلام کا سارا فلسفہ اس نے اپنی چند باتوں میں بیان کر دیا تھا، اور ایسی سادگی اور فصاحت کے ساتھ کہ مزید کچھ پوچھنے کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ میں اس قدآور شخصیت کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا جس نے ایک غیر اسلامی ملک میں اسلامی اقدار اپنے آہنی ہاتھوں سے رائج کروائی تھی۔ جب یہ جذباتی فضا کچھ نارمل ہوئی تو میں نے بھائی خان کو اپنی مشکل بتائی اور کہا کہ مجھے بنگلہ دیش کے پہاڑی سلسلے تک جانے کے لیے اور واپس آنے کے لیے گائیڈ اور مزدور چاہیے۔ بھائی خان نے توجہ سے میری بات سنی اور کچھ دیر خاموش رہ کر سوچنے کے بعد بولے کہ میرے آدمی تو ان پڑھ ہیں اور وہ تھائی لینڈ کی حدود تک ہی تمہارے ساتھ جا سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں، لہذا ان میں سے تو کوئی بھی تمہارے کام کا نہیں ہے۔ لیکن میں تمہیں ایک خط لکھ کر دیتا ہوں، اس خط کو تھائی لینڈ اور ملائیشیا کے بارڈر پر واقع ایک قصبے سنائی گولک میں عمر خان کے پاس لے جاؤ۔ وہ جوان پڑھا لکھا اور نڈر مسلمان ہے، پاکستان میں ہمارے علاقے کا ہی رہنے والا تھا۔ اس کے والد شیر خان کو میں نے ہی یہاں آنے کی ترغیب دی تھی۔ عمر خان پکا مسلمان ہے اور ہیروئن اور چرس کا بہت بڑا اسمگلر ہے، اور اسمگلنگ کا ایک پیسہ بھی اپنے اور اپنے گھر والوں پر خرچ نہیں کرتا۔ گولڈن ٹرائی اینگل سے اس کا ڈائریکٹ رابطہ ہے۔ اسمگلنگ سے حاصل ہونے والا سارا پیسہ وہ تھائی اور فلپائن کے مسلم چھاپا ماروں کے لیے اسلحہ اور نقد کی صورت میں تقسیم کر دیتا ہے۔ وہ یقیناً تمہاری مشکل حل کر دے گا۔ خان نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اسے کاغذ اور قلم لانے کا کہا اور خط لکھوا کر اس پر اپنی انگوٹھی کی مہر ثبت کر دی۔ مہر پر نمایاں طور پر اسلامی طرز کی تلوار واضح نظر آ رہی تھی۔ خان صاحب نے لفافہ بند کرتے ہوئے مجھے دیا اور گلے ملتے ہوئے کہا کہ سنائی گولک سے واپسی پر مجھے ضرور ملنا۔ بھائی خان سے مل کر میں واپس بینکاک اپنے ہوٹل آ گیا۔ اب میری منزل سنائی گولک تھی، جہاں تک جانے کے لیے ریلوے اور سڑک کے دو راستے موجود تھے۔ میں نے ہوٹل والوں کے ذریعے ایک دن بعد کی ٹکٹ سنائی گولک کے لیے بک کروائی اور خود روانگی کے لیے تیاری کرنے لگا۔ کیونکہ میں نے ہوٹل سے چیک آؤٹ ہو کر جانا تھا، لہذا میں نے اپنا سامان اٹھایا، ہوٹل سے چیک آؤٹ ہو کر ٹیکسی لی اور ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ چند منٹ بعد ہی میری مطلوبہ ٹرین پہنچ گئی۔ میں اپنی سیٹ پر جا بیٹھا۔ ٹرین نے ٹھیک 3 بجے سنائی گولک جانے کے لیے وصل بجا دی۔ نہایت اعلیٰ و عرفہ سہولیات سے مزین ٹرین تھی، آرام دہ اور ریلیکس ہونے والی سیٹیں تھیں، صاف شفاف واش روم، مسافروں کی دلچسپی کے لیے ہر بین الاقوامی زبان کے رسائل اور اخبارات، ویٹرز کو طلب کرنے کے لیے ہر سیٹ کے اوپر کال بیل، سیٹوں کی گنجائش سے زیادہ ایک بھی مسافر سوار نہیں ہو سکتا۔ بالکل یوں محسوس ہوتا تھا کہ کسی اعلیٰ کمپنی کا ہوائی جہاز ریل کی پٹڑیوں پر دوڑ رہا ہو، اور یہ ٹرین کسی یورپی ملک کی نہ تھی بلکہ جنوبی ایشیا کے ایک غریب ملک کی تھی۔ میں اس ٹرین کا اپنے ملک کی ٹرینوں سے موازنہ کرنے لگا۔ کوئی ایک بھی چیز اپنے ملک کی ٹرینوں میں ایسی نہ مل سکی جسے میں تھائی ٹرینوں کے پاسنگ کہہ سکتا۔ ڈائننگ روم میں گیا تو انواع اقسام کے کھانے اور پھل موجود تھے۔ گوشت کھاتے وقت بھی یہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑتی تھی کہ حلال ہے یا حرام، اور یہ سب ایک مخلص اور نڈر انسان کی وجہ سے ممکن ہوا تھا جس نے اپنے ذاتی مفاد پر اپنے ہم مذہبوں کے مفاد کو ترجیح دی۔ یہ اسی کے رعب اور دبدبے کا نتیجہ تھا کہ تھائی غیر مسلم بھی اس کے احترام کے لیے اپنے سر جھکا لیتے تھے اور مسلمانوں کے چہرے پر فخر اور اطمینان کے تاثرات ابھر آتے تھے۔